अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सेकंड ईयर फिज़िक्स चैप्टर 17 का ये लेक्चर नंबर 7 है हमारा। और इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं फुल वेव रेक्टिफिकेशन। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में सीख रखा है स्टूडेंट्स कि जब अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करते हैं तो इस प्रोसेस को रेक्टिफिकेशन कहते हैं। अब अल्टरनेटिंग करंट के एक साइकिल या एक वेव का जिक्र करें तो उसमें एक पार्ट होता है स्टूडेंट्स पॉजिटिव, जो एक्स एक्सिस है, ये रेफरेंस लाइन है, उससे ऊपर वाला हिस्सा जहाँ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है। और दूसरा ये है कि नीचे की तरफ जो है जो पार्ट है वो नेगेटिव पार्ट है वेव का या साइकिल का। तो स्टूडेंट्स, हमने हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में पढ़ा था कि क्या होता है कि सिर्फ जो पॉजिटिव पार्ट है साइकिल का वो ही डायोड में से पास हो पाता है। तो हम कहते हैं कि जी हाफ वेव एसी की डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट हुई। लेकिन अगर हम डायोड्स की कुछ इस तरह से अरेंजमेंट बना लें कि जो नेगेटिव पार्ट है अल्टरनेटिंग वेव का वो भी डायोड में से पास हो जाए, तो इसका मतलब है कि पूरी की पूरी जो एसी वेव है उसको हमने डायरेक्ट करंट के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। तो इस तरह की जो रेक्टिफिकेशन है वो क्या कहलाती है? फुल वेव रेक्टिफिकेशन। तो अब आपको एक आइडिया हो गया, तो हम डिफाइन कर सकते हैं फुल वेव रेक्टिफिकेशन को कि एक ऐसी रेक्टिफिकेशन जिसमें कंप्लीट एसी वेव जो है वो डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट हो, उसको हम पुकारेंगे जी फुल वेव रेक्टिफिकेशन के नाम से। अब किसी स्टूडेंट के जहन में ये बात आ सकती है कि भाई इधर नेगेटिव पार्ट नीचे है तो यहाँ पे मैंने इसको ऊपर क्यों ड्रॉ किया है? उसकी वजह यह है कि भाई जो डायरेक्ट करंट होता है ना, इसकी एक डायरेक्शन होती है। अल्टरनेटिंग करंट जो है अगर वो पहले एक डायरेक्शन में जा रहा है तो नेगेटिव फेज में या नेगेटिव पार्ट ऑफ द साइकिल में वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। तो हम इसलिए जो अल्टरनेटिंग करंट है उसका जो वेव है उसको ऊपर और नीचे जो है वो शो करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव की सूरत में। लेकिन जो डायरेक्ट करंट है ये तो यूनिडायरेक्शनल है, एक डायरेक्शन में चार्जेस जो हैं वो फ्लो हो रहे हैं। इसलिए जो नेगेटिव पार्ट है वेव का वो भी जब डायोड में से पास हो जाएगा तो हम डीसी की सूरत में उसको ऊपर ही शो करेंगे। इसका मतलब ऊपर शो करने का है कि करंट जो है वो यूनिडायरेक्शनल हो गया है, मींस वो डायरेक्ट करंट के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। अब हम मूव करते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। और एक्सप्लेनेशन में स्टूडेंट सबसे पहले हम उस सर्किट को डिफाइन कर लेते हैं जो सर्किट जो है इस रेक्टिफिकेशन में यूज़ होता है। तो हम वैसा ही इसको नाम देंगे। अगर फुल वेव रेक्टिफिकेशन है तो जो सर्किट है वो फुल वेव रेक्टिफायर कहलाएगा। डिफाइन करें तो एक ऐसा सर्किट जो फुल वेव रेक्टिफिकेशन परफॉर्म करे या फुल वेव रेक्टिफिकेशन लेके आए उसको आप फुल वेव रेक्टिफायर का नाम देंगे। यहाँ पे वर्ड हाफ आया, ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे हाफ नहीं होना चाहिए, फुल का वर्ड आएगा। तो फुल वेव रेक्टिफायर जो है अल्टरनेटिंग करंट की जो पूरी वेव है उसको डायरेक्ट करंट के अंदर कन्वर्ट कर देता है। स्टूडेंट्स, जो फुल वेव रेक्टिफायर है इसको बनाने के कई एक पैटर्न्स हैं, अंदाज हैं। उनमें से एक जो मशहूर है उनमें से वो है सेंटर टैप डिज़ाइन। अब ये जो सेंटर टैप डिज़ाइन है इसको हम कम्प्लीटली अपने इस लेक्चर में इस्तेमाल करने जा रहे हैं। फुल वेव रेक्टिफिकेशन इसी डिज़ाइन के ऊपर हम सीखेंगे। और इसको सेंटर टैप डिज़ाइन का नाम क्यों दिया ये भी हम थोड़ी देर में जानने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम इसके कंपोनेंट्स को जान लेते हैं। सेंटर टैप डिज़ाइन के लिए हमें स्टूडेंट्स एक ट्रांसफार्मर की ज़रूरत होती है। अब ट्रांसफार्मर यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक ट्रांसफार्मर में एक प्राइमरी जो है कॉइल होती है, यहाँ पे आप देख सकते हो, और एक सेकेंडरी कॉइल होती है जो इस तरफ मौजूद है। अब यहाँ पे लिखा है जी कि सेंटर टैप सेकेंडरी वाइंडिंग है या सेकेंडरी कॉइल है। तो जो सेकेंडरी कॉइल है वहाँ आप उसके सेंटर पे देखो तो आपको ये एक पोर्शन में हाईलाइट कर देता हूँ। ये वाला जो पोर्शन है स्टूडेंट्स, ये देखो कि एक वायर है, ये वायर सेकेंडरी कॉइल के सेंटर से कनेक्टेड है और हम इसको आउटपुट हासिल करने के लिए इस पूरी वायर को इस्तेमाल करते हैं। एक तरह से ये वायर जो है इन दो डायोड्स के दरमियान में एक कॉमन वायर का रोल प्ले करेगी इनपुट लेने के लिए। तो चूंकि आपने सेकेंडरी कॉइल के सेंटर से एक और वायर निकाली है, लिहाजा इस तरह का जो ट्रांसफार्मर है वो क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? वो कहलाता है जी सेंटर टैप ट्रांसफार्मर। और इसको मज़ीद थोड़ी देर में हम तफसील से देखने जा रहे हैं। तो हमें क्या कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड हैं? ट्रांसफार्मर, कैसा ट्रांसफार्मर जो सेंटर टैप्ड हो। दूसरा, हमें दो डायोड्स की ज़रूरत है। ये दो डायोड्स जो हैं वो अल्टरनेट स्विचिंग मोड के तौर पे काम करेंगे। इसका मतलब है कि जब डायोड 1 काम कर रहा है तो उस वक्त डायोड 2 ऑफ है,
तो फिर डायोड 2 काम करेगा तो डायोड 1 जो है वो ऑफ रहेगा। तो मैं थोड़ा और बता देता हूँ, तफसील से हमने इसको देखना है अगरचे। मिसाल के तौर पे अल्टरनेटिंग करंट जो है उसकी वेव को लेके आए, तो जब उसका पॉजिटिव पार्ट जो है वेव का आ रहा है, साइकिल का पॉजिटिव पार्ट आ रहा है, तो मिसाल के तौर पे अगर डायोड 1 काम कर रहा है, ये फॉरवर्ड बाइस में है, तो जैसे ही नेगेटिव पार्ट आएगा वेव का, तो डायोड 1 जो है वो रिवर्स बाइस में चला जाएगा, डायोड 2 जो है वो फॉरवर्ड बाइस में चला जाएगा, तो नेगेटिव पार्ट जो है वो भी पास हो जाएगा। लेकिन थोड़ी देर में हम इसको तफसील से देखने जा रहे हैं। यहाँ आपको आइडिया ये हो गया कि दोनों डायोड्स जो है वो किस तरह से अल्टरनेट स्विचिंग मोड में जो है वो काम करेंगे। तो हमने थोड़ा सा पहचान लिया कि किस तरह का हम सर्किट इस्तेमाल करने जा रहे हैं फुल वेव रेक्टिफायर के तौर पे। अब इससे पहले कि हम लेक्चर नोट्स में मज़ीद चीज़ों को देखें और उनकी तरफ जाएं, थोड़ा सा रफ में चलते हैं और वहाँ से एक बेहतर आइडिया लेते हैं इस सारे प्रोसेस को समझने का। रफ में स्टूडेंट्स ये दो कॉइल्स यानी ट्रांसफार्मर को यहाँ शो किया गया, तो ट्रांसफार्मर की ये प्राइमरी कॉइल और ये होगी सेकेंडरी कॉइल। अब सेकेंडरी कॉइल के जो दो टर्मिनल्स हैं, यहाँ पे हमने दो डायोड्स को लेके आना है, तो चलें यहाँ पे एक डायोड बना देते हैं। अब इनको डायोड्स को जौन सा चाहो आप नाम दो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, XYZ ABC 1 2 3, तो हम इसको डायोड 1 कह देते हैं। इसी तरह दूसरे टर्मिनल के साथ भी हमने एक और डायोड लेना है, सेंटर टैप जो डिज़ाइन है उसके लिए, तो एक डायोड यहाँ पे हमने ले लिया स्टूडेंट्स, और इसको नाम दे देते हैं डायोड 2 का। हम करने क्या जा रहे हैं, हम AC को DC में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो अल्टरनेटिंग करंट जो है वो इनपुट के तौर पे हमने देना है, उसके लिए हम जो प्राइमरी कॉइल है उसको यूज़ करते होते हैं। जो प्राइमरी कॉइल है यहाँ से हम इनपुट देंगे, ट्रांसफार्मर को इनपुट मिल रही है, यानी ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल जो है वो अल्टरनेटिंग करंट जो है उसको इनपुट के तौर पे रिसीव कर रही है। अब चूंकि ये ट्रांसफार्मर है और उसकी प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल में म्यूचुअल इंडक्शन होगी, तो ये जो AC प्राइमरी कॉइल को मिला है ये इंड्यूस हो जाएगा स्टूडेंट्स सेकेंडरी कॉइल में। तो सेकेंडरी कॉइल में भी क्या आ गया, AC आएगा। अब सेकेंडरी कॉइल में जब AC आ जाएगा तो इसका मतलब है कि अल्टरनेटिंग करंट का जो एक वेव है अल्टरनेटिंग करंट की, उसका पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट फ्लो कर रहे हैं। हम सपोज करते हैं, फ़र्ज़ करते हैं कि भाई जो अल्टरनेटिंग करंट की एक वेव है, जब उसका पॉजिटिव फेज जो है वो सेकेंडरी कॉइल में आता है, तो उस वक्त डायोड, ये फ़र्ज़ कर रहे हैं हम, ये डायोड 2 के लिए भी बात हो सकती है, लेकिन हम डायोड 1 के लिए कर रहे हैं कि डायोड 1 जो है वो फॉरवर्ड बाइस्ड हो गया, और डायोड 2 जो है वो इस सूरत में जब पॉजिटिव साइकिल आया तो डायोड 1 क्या हो गया, बल्कि यहीं से बात आगे निकाल लेते हैं कि डायोड 1 जो है उसको हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, फॉरवर्ड बाइस्ड, और सपोज कर रहे हैं कि हम कि डायोड 2 जो है वो फिर क्या हो गया, रिवर्स बाइस्ड हो गया। अब स्टूडेंट्स अगर डायोड 1 जो है वो फॉरवर्ड बाइस्ड हो गया तो इसमें से ये पॉजिटिव पार्ट पास कर जाएगा, तो हमने यहाँ से वो जो पास कर गया है पॉजिटिव पार्ट उसको यहाँ से आगे रिसीव करना है। इसी तरह से जब नेगेटिव पार्ट वेव का आएगा AC वेव का, तो उस वक्त हम कह देते हैं कि क्या हो रहा है कि जो D2 है ये फॉरवर्ड बाइस्ड हो गया और जो D1 है वो रिवर्स बाइस्ड हो गया। तो जो नेगेटिव पार्ट है वेव का वो डायोड 2 से पास कर जाएगा और इसको भी हमने आगे रिसीव करना है। अब स्टूडेंट्स ये जो पॉजिटिव पार्ट डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट हो गया, नेगेटिव पार्ट डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट हो गया, उसको हम रिसीव करके आगे क्या करेंगे, इसका हमने इसको किसी लोड को देना है ना, किसी रजिस्टर को देना है। हम इस पे कोई टीवी या रेडियो वगैरह रन करें या कोई और ऐसी डिवाइस रन करेंगे जिसको DC की ज़रूरत होती है, तो अब वो आउटपुट जो हमें मिल रही है डायोड 1 और डायोड 2 से, उसको हम अपने लोड तक, रजिस्टर तक कैसे पहुंचाएंगे। तो यहाँ पे कंसेप्ट आएगा सेंटर टैप का। जो सेकेंडरी कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल के सेंटर से हम एक वायर जो है वो कनेक्ट करेंगे, और इस वायर के साथ हम अपना वो जो लोड है, रजिस्टर है, टीवी है या रेडियो है, जो भी है, उसको कनेक्ट कर देंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं शो कर देता हूँ कि ये क्या आ गई, हमारी लोड रजिस्टर आ गई। तो इसको चाहे तो R लिख दें या RL कह देते हैं, ये लोड रजिस्टर है या रेजिस्टेंस है। तो स्टूडेंट्स अब लोड की तरफ हमने वो जो करंट, डायरेक्ट करंट हमें मिल रहा है उसको भेजना है, उसको पास करना है। उसके लिए हम D1 को इस जो सेंटर टैप है इसके साथ जो है वो कनेक्ट कर देते हैं। अब आप देखो कि जो पॉजिटिव पार्ट के अंदर वेव पास होगी थी D1 में, वो इस तरफ आएगी और इधर वो मूव कर जाएगी, किधर,
लोड की तरफ, तो लोड में से गुजर गई, फिर यहाँ ऊपर जाके, तो इस तरह से वो पूरा अपना जो साइकिल है या अपना जो सर्किट है वो कंप्लीट कर लेगी। जब नेगेटिव पार्ट आएगा वेव का, तो उस सूरत में D1 जो है वो तो हो गया हमारा रिवर्स बाइस, D2 में से नेगेटिव पार्ट जो है वो पास कर जाएगा, D2 फॉरवर्ड बाइस्ड हो गया नेगेटिव पार्ट की सूरत में। हम देखेंगे इसको कैसे होता है ये। तो D2 जब नेगेटिव पार्ट में फॉरवर्ड बाइस्ड हो गया, तो इस सूरत में हमने वो करंट जो पास हो रहा है डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट हो रहा है, उसको हमने स्टूडेंट्स आगे अपने लोड की तरफ जो है वो बेचना है। तो उसके लिए भी हम ऐसा करते हैं कि D2 को भी जो सेंटर टैप थी हमारी, सेंटर टैप वाली वायर, उसकी तरफ इसको जाके कनेक्ट कर देते हैं। तो अब D2 से जो नेगेटिव पार्ट पास हो गया D2 के फॉरवर्ड बाइस होने से, वो देखो इस तरफ मुड़ जाएगा रजिस्टर की तरफ, फिर इधर आएगा और फिर नीचे की तरफ, और यूँ अपना वो सर्किट कंप्लीट कर लेगा। तो अब आप देखो कि दोनों सूरतों में जब पॉजिटिव पार्ट आया वेव का या नेगेटिव पार्ट आया वेव का, जो डायरेक्ट करंट हमें मिल रहा है वो हमारे लोड में से, रजिस्टर में से, टीवी रेडियो जो भी डिवाइस है उसमें से पास कर रहा है। अब इसको मज़ीद भी हम तफसील से देखेंगे। तो रफ में मैंने जाके आपको एक आइडिया दे दिया कि हम थ्योरी में किन चीज़ों को डिस्कस करने जा रहे हैं और कैसे इसको मेंशन करने जा रहे हैं। एक और चीज़, ये वही डायग्राम है जो आपकी बुक में बनी है। मैंने यहाँ रफ में सिर्फ ये किया है, वो जो सेंटर टैप के लिए वायर ली है वो मैंने बाहर निकालने की बजाय यहीं पे D1 और D2 के दरमियान में मैंने शो कर दी। अगर आप बुक पे देखें, जो आपके बुक में या नोट्स में डायग्राम मौजूद है, उसमें आप देखो कि सेंटर से एक वायर कनेक्ट तो की गई है सेंटर टैप बनाने के लिए, उसको सीधा एक्सटेंड करने के बजाय उसको यहाँ से ऊपर पास करके तो इधर लेके आए हैं और इधर ला के जो है वो आउटपुट रिसीव की गई है। अब मतलब इसका वही है कि यहाँ पे आप अब अगर लोड लगाते हो तो एक तरफ आप देखो कनेक्शन किधर के साथ है, D1 के साथ, और फिर लोड का कनेक्शन किसके साथ बन रहा है, ये जो सेंटर टैप वाली वायर है। इसी तरह D2 देखो, D2 इधर से वायर आ गई और फिर इधर से ये सेंटर टैप वाली वायर आ गई। तो दोनों सूरतों में यानी आप इसको सीधा एक्सटेंड करके यहाँ पे लोड लेके आएँ और इस तरह कनेक्ट कर दें, या इसको आप बाहर निकाल के लेके आएँ, बात जो है वो एक ही रहेगी। वो आपकी चॉइस है कि आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। और जब जो AC है उसके साइकिल का, उसकी वेव का फर्स्ट हाफ आएगा, पॉजिटिव हाफ आएगा, तो उस सूरत में जो पॉइंट्स हैं डिफरेंट तरह के इस फुल वेव रेक्टिफायर में, वो कैसे बिहेव करेंगे इसको समझने के लिए एक बार फिर हम रफ में आ गए। स्टूडेंट्स, हम कहते हैं कि जब वेव का फर्स्ट हाफ आया, पॉजिटिव हाफ आया, तो जो A वाली साइड है, A टर्मिनल, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो, जहाँ मर्जी है जिस जगह पे इनको आप मार्क करना चाहें या रेफर करना चाहें। तो स्टूडेंट्स, A वाली साइड जो है हम कह रहे हैं कि वो पॉजिटिव होगी। अब B जो है वो नीचे है, तो B क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और C जो है वो B से भी नीचे की तरफ है। देखो B वाला पॉइंट यहाँ पे बन रहा है ना, B इस तरफ आए तो यहाँ कनेक्ट हो रहा है, A इधर पीछे लाए तो यहाँ कनेक्ट हो रहा है। तो A हो गया अगर पॉजिटिव, तो B जो है वो स्टूडेंट्स हो गया नेगेटिव। C और नीचे की तरफ है तो C फर्दर नेगेटिव हो जाएगा। अब इसको सामने रखते हुए देखेंगे डायोड 1, डायोड 2 फॉरवर्ड बाइस्ड हुए हैं या रिवर्स बाइस्ड। तो ज़रा डायोड 1 पे फोकस करते हैं। तो A क्या हो गया स्टूडेंट्स, A वाला जो पॉइंट है ये हो गया पॉजिटिव। अब A वाला पॉइंट जो है डायोड के डायोड एक PN जंक्शन है ना, तो PN जंक्शन में P और ये N वाली साइड होगी। तो ये जो पीछे वाला हिस्सा है डायोड का, ये तो P को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब है P वाली साइड क्या होगी, ये पॉजिटिव, और N वाली साइड आप देखो तो अगर आप B को यहाँ पे देखो और इस B वाला जो टर्मिनल है या पार्ट है, ये थ्रू रजिस्टर आगे एक्सटेंड कर रहा है और ये इस तरफ आके यहाँ पे आपको मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है B, तो B का पोटेंशियल यहाँ पे पहुँचेगा और ये होगी नेगेटिव। तो ये जो हमने बार लगाई है इसके ऊपर, ये तो N को रिप्रेजेंट करती है, N साइड को, N पार्ट ऑफ द डायोड, ये PN जंक्शन उसको रिप्रेजेंट करती है और ये क्या होगी, नेगेटिव। तो जब डायोड की या PN जंक्शन का जो P पोर्शन है वो पॉजिटिव हो जाए और N पोर्शन जो है वो नेगेटिव हो जाए, तो हम कहते हैं ये क्या हो गया, फॉरवर्ड बाइस्ड हो गया। तो स्टूडेंट्स, डायोड 1 जो है वो फॉरवर्ड बाइस्ड हो गया। डायोड 1 जो है वो फॉरवर्ड बाइस्ड हो गया, इसका मतलब है डायोड 1 में से ये जो पार्ट है अल्टरनेटिंग करंट का ये पास कर जाएगा। अब यहीं पे हम देखते हैं डायोड 2 के साथ क्या हुआ। तो हमने कहा जी ये B वाला टर्मिनल जो है वो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया।
तो बी टर्मिनल को अगर डायोड 2 के लिए एक्सटेंड करके लाएं तो यहाँ पे हम ले आते हैं जी डायोड 2 के लिए बी क्या हो गया नेगेटिव। अब आप देखो सी जो है वो क्या हमने कहा सी और नीचे है तो सी और ज़्यादा नेगेटिव हो गया, तो 2 माइनस के मैंने साइन लगा दिए जस्ट रिप्रेजेंट करने के लिए कि भाई ये फर्दर नेगेटिव है, ये फर्दर लो पोटेंशियल के ऊपर है। अब अगर आप इन 2 पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हो, बी को इधर एक्सटेंड करोगे यहाँ पे और सी को, अब यहाँ पे आप आमने सामने बी और सी को कंपेयर कर सकते हैं। तो इसका क्या मतलब है, बी नेगेटिव है तो सी और ज़्यादा नेगेटिव है, तो बी और सी को कंपेयर करें तो बी कम नेगेटिव है, इसका मतलब पोटेंशियल इसका सी से ज़्यादा है। तो अगर बी कम नेगेटिव है और उसका पोटेंशियल सी से ज़्यादा है तो इसका मतलब बी सी के मुकाबले में हाई पोटेंशियल के ऊपर है। तो जो एन पार्ट है डायोड 2 का ये क्या हो गया, ये हाई पोटेंशियल पे हो गया, तो हम हाई पोटेंशियल को पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। चले आप कंफ्यूज ना हो पॉजिटिव साइन से, तो मैं उसी तरह इसको कह देता हूँ कि ये एन वाली साइड जो है ये किधर चली गई, हाई पोटेंशियल के ऊपर चली गई, एच पे लिख लेते हैं। और जो पी वाली साइड है डायोड 2 की, पी एन जंक्शन की सूरत में पी वाली जो साइड है वो क्या हो गई, लो पोटेंशियल के ऊपर हो गई। तो जब पी वाली साइड जो है वो नेगेटिव यानी लो पोटेंशियल पे हो जाए और एन वाली साइड जो है वो हाई पोटेंशियल के ऊपर हो जाए, तो इस सूरत में हम कहते हैं कि जो डायोड है या पी एन जंक्शन है वो क्या हो गया, रिवर्स बाइस्ड हो गया। तो स्टूडेंट्स डायोड 2 जो है इसी सूरत में जब डायोड 1 फॉरवर्ड बाइस्ड है तो उसी टाइम पे डायोड 2 जो है वो क्या है, रिवर्स्ड बाइस्ड है, इसमें से कोई करंट कंडक्ट नहीं हो रहा है। तो हम जो रिलेटिव पोटेंशियल्स हैं इन 3 पॉइंट्स को उसको लिख सकते हैं कि ए का पोटेंशियल ज़्यादा है बी के मुकाबले में और बी का पोटेंशियल ज़्यादा है सी के मुकाबले में। तो ए और बी का जो पोटेंशियल ज़्यादा है तो इसकी वजह से डायोड 1 क्या हो गया, डायोड 1 फॉरवर्ड बाइस्ड हो गया। लेकिन जो बी का पोटेंशियल सी से ज़्यादा है इससे क्या हो गया कि डायोड 2 जो है वो रिवर्स बाइस्ड हो गया। स्टूडेंट्स अब इसी कंसेप्ट को जाके हम नोट्स में देख लेते हैं ताकि ओवरऑल हमारी एक अंडरस्टैंडिंग जो है वो अच्छी हो जाए। जैसे कि हमने बात की कि ए जो है वो बी के मुकाबले में ज़्यादा पोटेंशियल पे चला जाएगा और बी ज़्यादा पोटेंशियल पे होगा सी के मुकाबले में। तो मैंने अभी आपको बताया कि इसकी वजह से डायोड 1 जो है वो क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बाइस्ड हो जाएगा फर्स्ट हाफ में, और ये जो दूसरा है बी का पोटेंशियल सी से ज़्यादा है इसकी वजह से जो डायोड 2 है ये रिवर्स बाइस चला जाएगा। मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका। अब जब डायोड 1 जो है वो फॉरवर्ड बाइस्ड है और डायोड 2 जो है वो रिवर्स बाइस्ड है, तो इस सूरत में जो फर्स्ट हाफ है वो पास कर जाएगा डायोड 1 में से, डायोड 2 में से जो है वो कोई चीज़ पास या कोई करंट पास नहीं करेगा। जब सेकंड हाफ साइकिल आएगा तो जो फर्स्ट हाफ में थी बात सेकंड हाफ में उसके बिल्कुल अपोजिट हो जाएगी। तो इसको जाके हम रफ में नहीं देखने जा रहे, ये बिल्कुल कुछ अपोजिट है। अगर ऊपर वाले पार्ट में ए का पोटेंशियल बी से ज़्यादा था, बी का पोटेंशियल सी से ज़्यादा था, तो जो सेकंड हाफ आ रहा है वेव का यानी सेकंड हाफ जो नेगेटिव हाफ है वो पहुंच रहा है, तो उस सूरत में एग्जैक्ट पोटेंशियल अपोजिट हो जाएंगे। जो ए का पोटेंशियल है वो बी से कम होगा, बी का पोटेंशियल जो है वो सी से कम होगा। तो जो सी का पोटेंशियल बी से ज़्यादा है तो इस वजह से जो डायोड 2 है ये चला जाएगा फॉरवर्ड बाइस्ड में, और जो बी का पोटेंशियल ए से ज़्यादा है, ए का कम हो गया, इसकी वजह से जो डायोड 1 है ये किधर चला जाएगा स्टूडेंट्स, रिवर्स बाइस्ड में। अब आप देख लो कि ऊपर वाली बात की बिल्कुल अपोजिट है जो मैंने यहाँ पे बताई थी कि जब ए का पोटेंशियल ज़्यादा रहा है बी से तो डायोड 1 क्या था, फॉरवर्ड बाइस था। अब क्या होगा, जैसे ही डायोड ए का पोटेंशियल बी से कम होगा तो नेक्स्ट पार्ट में तो डायोड 1 रिवर्स बाइस होगा। इसी तरह जो ऊपर बात देखी वो नीचे अब सेकंड हाफ में डायोड 2 के लिए भी अपोजिट है। तो अब की बार सेकंड हाफ में जो डायोड 2 है वो फॉरवर्ड बाइस्ड है, ऑन है, और डायोड 1 जो है वो ऑफ है रिवर्स बाइस्ड होने की वजह से। और जो करंट जो सेकंड हाफ है डायोड 1 चुके फॉरवर्ड बाइस्ड है तो सेकंड हाफ डायोड 1 में से पास कर जाएगा, तो हमें डायरेक्ट करंट जो है वो मिल जाएगा। तो हमने देखा कि जो फर्स्ट हाफ था पॉजिटिव हाफ साइकिल का या वेव का वो भी पास कर गया डायोड 1 के फॉरवर्ड बाइस्ड होने की वजह से, जो सेकंड हाफ था वेव का नेगेटिव पार्ट वो भी पास कर गया डायोड 2 के फॉरवर्ड बाइस्ड होने की वजह से। अब इसको हम ग्राफिकली एक बार फिर देख लेते हैं। यहाँ पे पॉइंट ए के लिए जो वेव फॉर्म है यानी डायोड 1 के लिए वो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दी, पॉइंट बी यानी डायोड 2 के लिए जो वेव फॉर्म है वो भी हम चाहें तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये सिंपल एक वेव लेके भी हम इसको जो आउटपुट है उसको शो कर सकते हैं।
तो स्टूडेंट्स आप देखो जो पॉइंट ए या डायोड ए के लिए जो हमने डायोड 1 के लिए जो वेव फॉर्म रिप्रेजेंट की है, इसमें जो पॉजिटिव पार्ट है वो पहले शो किया, और जो पॉइंट बी के ऊपर वेव फॉर्म ली है उसका नेगेटिव पार्ट हमने पहले शो किया उसी टाइम के ऊपर, उसी इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर। उसकी वजह क्या है कि हम ये शो करना चाहते हैं कि इस इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर पॉइंट ए यानी डायोड 1 जो है वो फॉरवर्ड बाइस्ड है और डायोड 2 जो है वो रिवर्स बाइस्ड है। तो उसको अगर वेव फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो इसी तरह हम अपोजिट करके उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगले इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर जो यहाँ पे जो D1 है स्टूडेंट्स वो क्या हो गया, रिवर्स बाइस्ड, और जो डायोड 2 है वो क्या हो गया स्टूडेंट्स, फॉरवर्ड बाइस्ड। फिर इस तरह नेक्स्ट इंस्टेंट ऑफ टाइम पे डायोड 1 जो है वो फॉरवर्ड बाइस्ड हो जाएगा और डायोड 2 जो है वो रिवर्स बाइस्ड हो जाएगा। इसी तरह आगे भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये रिवर्स बाइस्ड और ये वाला पोर्शन क्या हो गया, फॉरवर्ड बाइस्ड हो गया। अब चूंकि ये पास करते हैं आउटपुट की सूरत में, यानी डायोड में से गुजर रहे हैं और डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो डायरेक्ट करंट की सूरत में आपने देखना हो तो जब डायोड 1 फॉरवर्ड बाइस्ड है तो ऊपर वाली जो वेव थी पॉइंट ए के ऊपर उसका ये वाला हिस्सा हमने शो कर दिया कि इसकी वजह से डायोड 1 जो है वो फॉरवर्ड बाइस्ड हुआ, तो हमने ये रिप्रेजेंट कर दिया। उसी टाइम के ऊपर डायोड 2 चूँकि रिवर्स बाइस्ड है तो ये पास नहीं हो रहा, तो इसलिए यहाँ पे आपको और कोई पिंक पोर्शन नज़र नहीं आ रहा। अगले इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर आप देखो तो डायोड 1 जो है वो क्या हो गया, रिवर्स बाइस्ड हो गया, लेकिन डायोड 2 चूँकि फॉरवर्ड बाइस्ड है तो डायोड 2 फॉरवर्ड बाइस्ड है तो ये वाला पोर्शन पास कर जाएगा, तो यहाँ पे ड्यू टू डायोड 2 आपको शो किया गया। इसी तरह आप बाकियों को भी देख सकते हैं। और लास्ट में हम बात करते हैं एडवांटेज की। तो जो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन थी उसमें आधी जो पावर है इलेक्ट्रिकल पावर उसका लॉस हो जाता है, 50% कन्वर्जन होती है, लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर जो है वो दोनों साइकिल, पॉजिटिव साइकिल भी वेव का, नेगेटिव साइकिल भी, फर्स्ट हाफ भी सेकंड हाफ भी एसी का, उसको डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। तो ये इसका फ़ायदा है कि ऑलमोस्ट सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एसी की जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो सारी डीसी में कन्वर्ट हो जाती है विद ऑलमोस्ट नो लॉस ऑफ एनर्जी। जो लॉस ऑफ एनर्जी होगा वो रेजिस्टर की वजह से होगा, अपोजिशन की वजह से होगा, जो कन्वर्जन है एसी की डीसी में वो कंप्लीट हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि लेक्चर आपको समझ आया होगा। आपके जहन में कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा। वीडियो को लाइक करना है, फेलोज के साथ शेयर करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।